आज की ये वीडियो पिछली जो वीडियो है उसकी तसलसल के अंदर बनाई गई है, जो कि सेल एग्रीमेंट के हवाले से थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको मैं ऊपर दी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। सेल एग्रीमेंट जब हम किसी प्रॉपर्टी का करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल डीड। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सेल डीड। सेल डीड में किन बातों का ख्याल रखा जाए, किस तरह से एग्जीक्यूट की जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें से चेक करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे अगर हम सेल डीड को लें तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी, चूँकि आजकल फ़ी ज़माना इस वक्त सेल परचेज़ प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ लोग तो बिज़नेस के तौर पे करते हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी इसमें लगा देते हैं और वो एक मकान ख़रीदने में फ़र्स्ट टाइम ज़ाहिर है कि वो सेल या परचेज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो नहीं उसको फॉलो करते, नहीं देख पाते, और जिसकी वजह से लिटिगेशन में जाना पड़ जाता है। तो आज हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं उसका मकसद भी ये है कि इसको आसान तरीके से आपको बताया जाए कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप कोई सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो जिसके हवाले से आप कोई सेल डीड करेंगे, और उसमें उस सेल डीड के अंदर बुनियादी चीज़, सेल डीड एग्जीक्यूट करने से पहले जब हम कोई प्रॉपर्टी की ख़रीद व फरोख्त करते हैं तो उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ आती है निगोसिएशन। निगोसिएशन से मुराद हमारी एक कोई ऑफ़र दी जाती है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है उस अमाउंट को कि भाई मैं एक अपनी प्रॉपर्टी इतने में सेल कर रहा हूँ, और दूसरा शख्स जो ख़रीदार है वो कहता है जी ठीक है मैं आपकी ये प्रॉपर्टी इतने में ख़रीद रहा हूँ। तो एक्सेप्टेंस जब आ जाती है उसके बाद सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। सेल एग्रीमेंट में जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, एक पेमेंट एडवांस दी जाती है। एडवांस अमूमन जो आपकी जो सेल कंसीडरेशन है उसका 10% अमूमन लिया जाता है एडवांस के तौर पे, और उसके बाद तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। पेमेंट शेड्यूल फिर तय होता है कि भाई पेमेंट हम किस तरह देंगे, वो भी सेल एग्रीमेंट में मेंशन होता है। और फिर उसके बाद सेल डीड का अमल आता है कि जी हमने अब सेल डीड रजिस्टर करानी है, क्योंकि जब तक कोई रजिस्टर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक जो है वो राइट जो है आपका जो इख्तियार है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। लिहाजा राइट जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, ओनरशिप राइट इस्टेब्लिश करने के लिए हम सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं। सेल डीड जब एग्जीक्यूट की जाती है तो जो सेलर है, जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो बायर को एक पेमेंट के बदले में वो अपने इख्तियारात, तमाम वो इख्तियारात जो वो इंजॉय कर रहा था वो तमाम इख्तियारात उसको दे देता है कि भाई आज से आप अब इसके मालिक हैं। आज के बाद जो भी इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो आप अब उसको एंजॉय करेंगे। जैसे कि जब ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो उस सूरत में आप उसको उसके बेचने के राइट्स आपके पास आ जाते हैं, उसको मॉर्गेज करने के राइट्स आपके पास आ जाते हैं, उसको गिफ्ट करने के राइट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये तमाम जो राइट्स हैं जो इससे पहले उस प्रॉपर्टी का ओनर जो कि सेलर था वो एंजॉय कर रहा था, जब आप सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो तमाम राइट्स उसके पास आ जाते हैं, ख़रीदार के पास। तो वो उसके राइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो देखा जाता है कि जिस सेल डीड जो एग्जीक्यूट हो रही है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाए।
सबसे पहले हर जो हम कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं या सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले डिटेल आती है पार्टीज़ की। पार्टीज़ की डिटेल से मुराद ये है कि सबसे ऊपर जो है सेलर का नाम, उसके वालिद का नाम, कंप्लीट एड्रेस, CNIC नंबर, ये तमाम चीज़ें उसमें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो बायर है, जो वेंडी है, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, कंप्लीट एड्रेस उसमें मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी होगा। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, आया वो फ्लैट है, आया वो शॉप है, आया वो घर है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप ख़रीद रहे हैं इस सेल डीड के थ्रू, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन से मुराद हमारी ये कि वो किस इलाके में है, क्या एरिया है उसका, क्या उसकी जो उसकी किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये तमाम चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ है उसके अंदर पेमेंट की डिटेल से हमारी मुराद ये है कि जो सेल प्राइस जो तय हुई थी उसमें एडवांस, डेट, मोड ऑफ पेमेंट, बाज़ औक़ात लोग पेमेंट ऑर्डर बनाते हैं, बाज़ औक़ात कैश में पेमेंट करते हैं, तो वो तमाम डिटेल्स उस पैराग्राफ में मेंशन की जाएंगी कि भाई तमाम जो सेल कंसीडरेशन थी वो आज कंप्लीट हो गई है और वो जो सेलर है उसने वो ले ली हैं बायर से। उसके बाद हैंडिंग ओवर द ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। आज जब हम सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे तो जो सेलर है, जो वेंडर है, वो अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी के हैं वो प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स बायर को देगा, वेंडी को देगा, डिटेल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हैंडिंग ओवर द पोजीशन के बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन में केसेस आते हैं जिसमें पोजीशन का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज होता है। तो पोजीशन के हवाले से कोशिश कीजिए आप अपने आप को कि ऐसा कोई अमल ना हो जिसमें कि आप पोजीशन से महरूम रह जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पोजीशन में है और आपने मुकम्मल तौर पे उसकी छानबीन नहीं की है। जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लिहाजा चूँकि जब आप सेल डीड कर लेते हैं, सेल डीड साइन हो जाती है, तो उसके बाद ये तमाम जो आपके चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं कि आपने पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए सेल डीड जब आप एग्जीक्यूट करने जाएं, जब आप फाइनल पेमेंट करने जाएं, तो उससे पहले कोशिश करें कि उस प्रॉपर्टी का आप पोजीशन ले लें। उसके बाद आता है नॉन इनकम्बेंस या लियन। उस पैराग्राफ में मेंशन किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी कहीं गिरवी नहीं है, किसी बैंक के पास रहन नहीं रखी गई है या किसी के पास जो है इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी तमाम इनकम्बेंसेस से, तमाम गिरवी से आज़ाद है और इसके ऊपर जो अगर कोई लोन लिया भी गया था तो वो लोन पे किया जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंडेमनिटी के हवाले से एक पैराग्राफ लिखा जाता है जिसमें जो सेलर है वो इंडेमनिटी के बारे में कहता है कि जी मैं जो हूँ उसको सिक्योर करूँगा, उसके राइट्स को, बायर के राइट्स को सिक्योर करूँगा। अगर इन केस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी ऐसा मामला अराइज होता है, तो उसमें मैं उसकी भरपूर मदद करूँगा और जो भी मामलात हैं उसको जिस तरह से भी होंगे मैं अपने तौर पे उसको सॉल्व करूँगा। अब आ जाता है कि हमने क्या एहतियात करनी है। इस तमाम जो प्रोसीजर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो बुनियादी एहतियात हैं, वो एहतियात आपकी सबसे पहली जो एहतियात है वो है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कि जो टाइटल है, जो शख्स आपको सेल कर रहा है, जो शख्स आपको ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, आप अच्छी तरह से कोशिश कीजिए, इसकी छानबीन कीजिए। जिस डिपार्टमेंट में इसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफ़र हुई है ये प्रॉपर्टी या ये रजिस्टर हुई है, जहाँ पर उन तमाम मुताल्लिका इदारों में इसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए कि इसका टाइटल क्लियर है। टाइटल क्लियर से मुराद
हमारी ये है कि जिस शख्स से आप सौदा कर रहे हैं, वैसे तो ये उस टाइम आपको देखना चाहिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ उस सेल एग्रीमेंट के हवाले से, जब हम सेल एग्रीमेंट करें तो कोशिश कीजिए कि हम टाइटल के बारे में उसी वक्त उससे छानबीन करें, क्योंकि जब आप सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं और एक हैंडसम अमाउंट जो है आप एडवांस की सूरत में सेलर को दे चुके होते हैं, तो उसमें फिर आपके साथ भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसलिए टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है उसकी, जो प्रीवियस जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके तमाम के डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद होने चाहिए। जो फर्स्ट एंट्री है उसकी, अगर फर्स्ट कोई उसकी लीज़ है, गवर्नमेंट से लीज़ है या कोई सेल है, उसके बाद जितनी भी सेल या लीज़ या सब लीज़ हुई हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप उससे लेंगे। वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी ज़रूरी है, ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि 2, 3, 4 जितनी भी पीछे की आपको रजिस्ट्रियाँ उसकी मिल जाएं ताकि वो आपकी एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए। फिर आप अपने तौर पे इनकम्बेंस, जैसे कि कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया है, ये कहीं मॉर्गेज तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, या लियन तो नहीं मार्क किया गया है, गिरवी तो कहीं नहीं है, उसके लिए 2 ऑफिसेज़ हैं, उसमें आप खुद भी अपनी छानबीन कर सकते हैं। मॉर्गेज के लिए आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके बारे में पता कर सकते हैं। लियन के लिए आप सिटी सर्वेयर या मुख्तियारकार ऑफिस में इसके बारे में पता कर सकते हैं कि आया कहीं ये इस पर लियन मार्क तो नहीं है। उसके बाद कोई भी एम्बिग्युइटी है जिसमें कोई भी ऐसा शक शुबा, कोई ऐसी कंडीशन जो आपने इससे पहले कोई नहीं लगाई थी अपने सेल एग्रीमेंट में, या जिस वक्त आप नेगोशिएशन कर रहे थे इस प्रॉपर्टी की सेल के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ों, अगर कोई कंडीशनल इसमें कोई चीज़ आ जाती है, वो मोस्ट प्रॉबेबली बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि कंडीशनल पेमेंट्स के बारे में आ जाता है कि जी हम आपको पेमेंट जो है वो आप ये साइन कर दें, हम आपको पेमेंट बाद में आप चलें हमारे साथ, हम आपको दे देते हैं, या चेक की सूरत में दे देते हैं, जो चेक बाउंस भी हो जाते हैं बाद औक़ात। तो ये दोनों जो आज की हमारी वीडियो है ये दोनों के लिए है, सेलर के लिए भी है और बायर के लिए भी है, कि जो आदमी सेल कर रहा है उसको भी एहतियात करनी चाहिए, जो आदमी ख़रीद रहा है उसको भी एहतियात करनी चाहिए, ताकि ये सेल डीड एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके और जो लिटिगेशन है वो लिटिगेशन में जाए बगैर ये तमाम चीज़ें पाए तकमील तक पहुँच चुकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूशन कि अब सेल डीड के तमाम जो मामलात हमने डिस्कस किए हैं वो तमाम मामलात होने के बाद अब मरहला आ जाता है कि सेल डीड अब एग्जीक्यूट की जाए। तो सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसका सबसे पहले बुनियादी चीज़ उसका ड्राफ्ट है। जो सेल डीड का ड्राफ्ट है वो आप किसी लीगल एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं, किसी वकील से बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद आप उसको तसल्ली कर लें, आया वो किसी वकील साहब ने बनाया हो या आया किसी लीगल एक्सपर्ट ने, या जो रजिस्ट्री वगैरह का आजकल जो मुख्तलिफ लोग इसकी तरफ आए हैं और वो सिंपल रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो वो ड्राफ्ट आप साइन करने से पहले पढ़ लें और उसके बाद उसको साइन करें। उसके बाद आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है इस वक्त जो भी हमारे यहाँ सरकारी वैल्यू है उसका 2% का, कहीं कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिस हम जहाँ रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ इस वक्त 2% जो है उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी एक वैल्यू है उसकी, जो आपने सेल ट्रांजैक्शन की वैल्यू दी है उस पर 2% आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। उसके बाद मरहला आ जाता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर्स जो हैं वो आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके करने हैं। सिग्नेचर जो है वो जो बायर जो है उसके भी होंगे, जो सेलर है उसके भी होंगे, उसके साथ साथ उसके थंब प्रिंट्स भी लिए जाएंगे। जो एक रजिस्टर होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो उसके थंब इम्प्रेशन भी लेंगे, बायर और सेलर के सिग्नेचर भी लेंगे। उसके साथ साथ 2 विटनेसेस भी होंगे, एक विटनेस बायर की तरफ से होगा और एक विटनेस सेलर की तरफ से होगा। फिर उसके बाद जो मरहला है वो रजिस्ट्रेशन का आ जाता है कि वो अब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर किया जाएगा।
ओरिजिनल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सेलर है वो प्रेजेंट करेगा और बायर जो है उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा। उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई रियल जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो किसी वजूहात की बिना पर अगर उसने वो ख़ुद नहीं आया है तो और उसने किसी और को सेल डीड दी है, सॉरी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो अगर वो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी है, सिंपल पावर अटॉर्नी नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी है जिसके अंदर उसको इख्तियार दिया गया हो सेल करने का, तो वो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी होल्डर भी सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है। ये तमाम प्रोसेस होने के बाद रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो माइक्रो फिल्मिंग के लिए जाता है। आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब हमारे पास डिजिटल स्कैनिंग का सिस्टम आ गया है। वो फिर डिजिटल स्कैनिंग होने के बाद तकरीबन जो है वो 2 से 3 माह तकरीबन अरसा लग जाता है डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने में। फिर वो आप डॉक्यूमेंट्स, चूँकि वो जो रसीद आपको दी गई है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, उसको आप संभाल के रखिए और जब आप जाकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उस रसीद को दिखा के वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो ये एक जायज़ा या एक डिस्कशन थी सेल डीड के हवाले से कि सेल डीड में क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और सेल डीड करते हुए ये तमाम जो चीज़ें हैं उनका ख़ास तौर पे जो आप काम कर रहे हैं, जो मामलात आप कर रहे हैं, उसका आप ज़रूर ख्याल रखिए। चूँकि इसमें अगर कोई भी कोताही हो जाती है, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से फिर आपको लिटिगेशन में जाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो उसको सिंपली तरीके से बताना है ताकि जो आम लोग हैं, चूँकि जो आम लोग हैं उनकी बात समझ में आ सके कि इन बातों का ख्याल रखना है। जो लोग, बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पूरी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं किसी प्रॉपर्टी में, उसको ख़रीदने में, और उनके साथ बाज़ औक़ात कुछ गड़बड़ हो जाती हैं और वो फिर लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।